हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पर लेकर चल रहे थे। तो आज के सेशन में भी हम वही करेंगे। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेंगे लास्ट सेशन के जो आपके क्वेश्चंस थे उनको, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए थे इसमें, तो लास्ट सेशन के थे आपके। कमेंट्स था ये कि अलग अलग अगर आपको टॉपिक मिलते हैं तो आप किस प्रकार से उनके बारे में लिखेंगे। जब भी आपने उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप आसानी से उनके बारे में लिख सकते हैं। ओके, तो लास्ट सेशन का आपका जो हम ये रीजन बता रहे थे अलग अलग चीजों का, तो एक और पॉइंट इसमें था, वी कैन इजीली मूव अवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। ठीक है ना, हमने क्या बोला कि हवा में हम या वायु में हम आसानी से अपने हाथ को मूव कर सकते हैं, जबकि अगर हमें ऐसा एक सॉलिड लकड़ी के ब्लॉक के लकड़ी के टुकड़े के साथ ऐसा करना होगा तो हमें कराटे एक्सपर्ट की नीड होगी, हम स्वयं से वो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आप वायु की बात कर रहे हैं। वायु में जो आकर्षण का बल है, गैसेस स्टेट में आपने क्या बोला, पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण का बल है, वो दुर्बल प्रकृति का है। तो आप बहुत कम बल भी लगा रहे हैं तो वो टूट रहा है, यानी कि आपका हाथ आर पार जा रहा है, जबकि ठोस के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरा, अंतरा आणविक स्थान जो है वो गैसों में अधिक है और आपका ठोसों में कैसा है, कम है। ठीक है ना, तो ये सारे रीजन थे। नेक्स्ट आपने बोला लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। आपको पता है कि पानी से जब बर्फ बन रही है तो वहां पर बर्फ में कुछ संरचनाएं, रिक्त संरचनाएं रह जाती हैं, जिनको केज लाइक स्ट्रक्चर आप बोल रहे थे। और आयतन भी बढ़ जाता है, और आयतन के बढ़ने से घनत्व कम हो जाता है, तो पानी की अपेक्षा जो बर्फ का घनत्व है वो कम है। ठीक है ना, तो इसीलिए घनत्व कम है पानी की अपेक्षा, इसीलिए वो क्या कर रही है, तैर रही है। Then for any substance, why does the temperature remain constant during the change of state? तो हमने पूरा स्टेट में चेंज देखा था, कहाँ से, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसेस स्टेट। तो जब भी फेज कन्वर्जन हो रहा है या स्टेट में चेंज आ रहा है तो आपने क्या बोला, उससे पहले जो सारा टेम्परेचर था वो कहाँ जा रहा था, आपका जो सारा हीट था वो कहाँ जा रहा था, टेम्परेचर को चेंज करने में जा रहा था। अभी क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है तो पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो टूट रहा है, तो उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए वहां पर क्या दी जा रही है। इसलिए आपने क्या बोला था कि जितना भी जो ऊष्मा है वो किसमें जा रहा है, उस आकर्षण बल को तोड़ने में जा रहा है, जो फेज चेंज के या फेज कन्वर्जन स्टेट चेंज के दौरान आपका हो रहा है। ठीक है ना, तो यही आपने देखा था यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। ठीक है ना, जो कूलर होते हैं वो शुष्क जब गर्म दिन होते हैं तो उनमें और अच्छी ठंडी हवा कैसे देते हैं, या और अच्छा ठंडा कैसे कैसे करते हैं। ठीक है ना, और क्यों करते हैं। तो आपको पता है कि कूलर जो है वो वाष्पीकरण पर ही कार्य कर रहा है, उसकी बाहर की सतह पर पानी छिड़का जाता है, और वो जो पानी है वो अपने आसपास की गर्म हवा से क्या करेगा, ऊष्मा लेगा, और ऊष्मा लेकर के वाष्पीकृत होगा। ठीक है, इस दौरान उसने क्या किया, ऊष्मा को जब अपने आसपास की वायु से ली तो वो वायु कैसी हो गई, अब ठंडी हो गई। तो अभी जो कूलर हवा फेंकता है वो कैसी करता है, ठंडी हवा फेंकता है। ठीक है ना, तो यही कारण है कि, यानी अगर आप ठंडक की, इस चैप्टर में जहां पर भी ठंडक की, शीतलता की बात होगी तो वो सारा किस पर आपका निर्भर कर रहा है, या किस फेनोमेना पे कार्य कर रहा है, वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन पर कार्य कर रहा है। ओके, चलिए ये होमवर्क में आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट, यानी कि मटका, बिकम कूल ड्यूरिंग समर। क्या समझे इससे, गर्मियों में, जो गर्मियों के दिन होते हैं उनमें मटका जो है, उस मटके में रखा हुआ पानी ठंडा कैसे। ठीक है, तो आपने मटके की के बारे में भी पढ़ा,
ठीक है, आपने जब बॉडी स्वेट करती है उसके बारे में भी पढ़ा, कॉटन के क्लोथ्स के बारे में पढ़ा आपने, तो ये सारी चीजें आपने कहाँ पढ़ी थी, वाष्पीकरण के टॉपिक के अंतर्गत पढ़ी। हो क्या रहा है, मटका जब आप देखते हैं मटके को, तो उसमें होते हैं छोटे छोटे छिद्र। क्या होते हैं, यहाँ पर रफली अगर हम एक मटका बना लें, ठीक है, इस मटके में छोटे छोटे छिद्र होंगे, दिखते नहीं है पर होते हैं, जिनसे रिस करके पानी बाहर आता है। यहाँ अंदर आपने पानी भरा हुआ है, ये पानी क्या करेगा, इसकी सतह से बाहर निकलने का प्रयास करेगा। यहाँ पर पानी की बूंद आ गई है, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ने से पानी का क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, ये पानी वाष्प में बदलने का प्रयास करेगी। लेकिन ये टेम्परेचर ऊष्मा लेगी कहाँ से, तो ये इस अंदर वाले पानी से ऊष्मा लेती है। तो ऊष्मा जब अंदर वाले पानी से बाहर चली गई है वाष्पीकरण के लिए, तो अभी जो अंदर का पानी है वो कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। बस यही घटना है जिसके द्वारा आपका जो मटके में रखा हुआ पानी है वो कैसा हो रहा है, ठंडा हो रहा है। ओके, the earthen pot is porous with lots of pores on it. The water oozes out through these pores and the water gets evaporated at the surface of the pot, thereby causing cooling effect. This makes the pot cold and the water inside the pot cools by this process. Okay, क्या कहा गया, the earthen pot is porous. वो कैसा है, पोरस है, छिद्रदार है, जिसमें कि बहुत सारे छिद्र हैं। द वाटर ऊजस आउट थ्रू दीज पोर्स, इन पोर्स के द्वारा पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है ना, पानी रिस रहा है आप बोल सकते हैं। एंड उसके बाद क्या हो रहा है, these pores and the water gets evaporated at the surface of the pot, thereby causing cooling effect. और वो पानी क्या हो रहा है, जो इस मटके की सतह पर आ गया है वो वाष्पीकृत हो रहा है, और वाष्पीकरण के लिए वो आपका ऊष्मा ले रहा है पानी से, और जिसके बाद क्या हो रहा है, वो पानी ठंडा हो रहा है। ठीक है ना, तो गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, घड़े में बहुत अधिक संख्या में छिद्र होते हैं जिनसे पानी बाहर रिसता है तथा इसका वाष्पीकरण हो जाता है। इसी तरह मटके के ऊपर पानी बाहर आता रहता है और वाष्पीकरण में कम हुई ऊर्जा को पुनः आपका क्या होता है, मटके में शेष बचे जल से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में ले लेता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है चूंकि घड़े एवं जल से ऊष्मा अवशोषित होती है तथा वाष्पीकरण होता है, इसलिए मटके का जल ठंडा होता जाता है या हो जाता है। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? जब हम अपनी हथेली पर एसीटोन डाल रहे हैं या फिर आपका पेट्रोल डाल रहे हैं या परफ्यूम डाल रहे हैं थोड़ा सा, तो उससे हमें ठंडक का एहसास क्यों होता है। देखो, आपने अपने हाथ पर क्या रखा, एसीटोन रखा, पेट्रोल रखा या फिर आपका परफ्यूम रखा, ठीक है, उसके तुरंत बाद होता क्या है, उसका इवेपोरेशन होगा। वो जनरली आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा, उसका इवेपोरेशन होता है और इवेपोरेशन के दौरान वो क्या करेगा, हथेली में जहां जहां पर जहां तक वो संपर्क में है और उससे थोड़ा आगे भी आपका क्या करेगा, हीट को लेगा, वहां से ऊष्मा को लेगा या ऊर्जा को लेगा, कहाँ से, हथेली से। ठीक है, तो हथेली से गर्मी बाहर जाएगी तो आपको कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा। बस इसी वजह से तो वाष्पीकरण के लिए जो ऊष्मा चाहिए एसीटोन को, पेट्रोल को या फिर परफ्यूम को, तो वो कहाँ से ले रहा है, जहां पर उसको छिड़का गया है। हम हाथ की बात कर रहे हैं, हथेली की बात कर रहे हैं, तो हथेली से ही वो ऊष्मा लेगा और इस वजह से हमारी हथेली पर हमें कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा। ओके, so acetone, petrol and perfume evaporates when they come into contact with air. The evaporation causes cooling sensation in our hand. Okay, और एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है, हमारी हथेली इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि इसके कण हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। वाष्पीकरण के कारण ही शीतलता होती है, ये हम जानते हैं। ओके, चलिए नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप। ठीक है ना, एक प्लेट से हम लोग जल्दी से क्या कर लेते हैं, कोई हॉट सूप है आपका या टी है, मिल्क है, उसको जल्दी से पी लेते हैं, जबकि जो कप होता है
उसमें हम इतनी जल्दी से नहीं पी पाते। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, जब हम कप की बात कर रहे हैं, अगर हम कप और प्लेट को देखें, ठीक है, तो कैसे होते हैं दोनों। ये आपका सपोज कप है, ठीक है, और अगर हम प्लेट की बात करेंगे तो प्लेट आपकी लगभग कुछ ऐसी है। आपने सेम अमाउंट में यानी उतनी ही मात्रा में इसमें आपका गर्म दूध डाला है, ठीक है, और उतना ही गर्म दूध आपने इसमें डाला है। तो आप इससे जल्दी पी लेते हैं और इससे नहीं पी पाते, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका रीजन ये है कि आपका मात्रा दोनों जगह समान है, लेकिन हमने क्या बोला, वाष्पीकरण की दर जो है वो सरफेस एरिया बढ़ने से बढ़ जाती है, और वाष्पीकरण बढ़ेगा तो ठंडक होगी, और ठंडा हो गया अगर दूध तो हम जल्दी पी ले। समझ रहे हैं ना? यानी यहाँ पर इतने ही मॉलिक्यूल, सपोज यहाँ पर दूध के 1 2 3 4 ही कण आपका वाष्पीकृत हो पा रहे थे, तो उतना ही सरफेस एरिया मिल रहा था, तो उतना ही दूध आपका ठंडा होगा। लेकिन यहाँ आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल आ रहे हैं सरफेस पे, ठीक है, तो वाष्पीकरण तेजी से होगा या सरफेस एरिया बढ़ जाने की वजह से ठंडक वहां पे जल्दी से होगी। तो इस वजह से आप क्या कह रहे हैं कि सॉसर में या प्लेट में या कोई बड़ा सरफेस एरिया का कोई वेसल है, उसमें आपका कोई भी जो गर्म चीज है वो जल्दी ठंडी हो रही है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है। ओके, इसीलिए आप लोग क्या करते हैं, जब भी आपको कुछ कोई गर्म चीज दी जाती है, कोई गर्म लिक्विड दिया जाता है या खाना दिया जाता है, तो आप कहते हो थोड़ा बड़े बर्तन में, बड़ी प्लेट हो उसमें डालो, ठीक है, या कोई बड़ा आपका बोल होगा उसमें आप बोलते हैं कि उसमें दीजिए हमें सूप। तो वो इसीलिए, क्योंकि बड़े का मतलब क्या है, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ठंडा जल्दी हो जाएगा। ओके, सो टी इन अ सॉसर हैज लार्जर सरफेस एरिया देन इन अ कप, ठीक है। अगर चाय को प्लेट में रखा गया है तो उसका सरफेस एरिया अधिक है कप की तुलना में। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्टर विद इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ जाता है। ओके, एंड द कूलिंग ऑफ टी इन सॉसर टेक्स प्लेस सूनर देन इन अ कप। कप की तुलना में जो प्लेट है उसमें जल्दी से वो चाय क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की दर बढ़ चुकी है। हेंस वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप। तो इससे क्या होगा, आपका जो हम गर्म दूध या चाय की बात कर रहे हैं वो सॉसर में हम जल्दी पी सकते हैं कप की तुलना में। ओके, तो कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट की सतह का क्षेत्रफल लिखेंगे, कप की सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है। जितना अधिक सतही क्षेत्रफल होगा वाष्पीकरण उतनी जल्दी होता है, जिससे दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। इस तरह हम प्लेट से दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं कप की अपेक्षा या कप की तुलना। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वेयर इन समर, ठीक है ना। तो अगर कलर की बात करें तो लाइट कलर के क्लोथ हमें समर में पहनने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते, तो हमें गर्मी ज्यादा फील नहीं होती। डार्क कलर के क्लोथ जो होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, जैसे ब्लैक कलर बोला जाता है, या गाढ़े रंग जो भी है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। ओके, इसके अलावा कॉटन के क्लोथ हमें पहनने चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे अवशोषक होते हैं, और अगर स्वेट वगैरह हो रहा है तो उसको अवशोषित कर लेते हैं, और जिसके बाद फिर वाष्पीकरण होगा और हमें ठंडक महसूस होगी। ओके, चलिए, so we should wear light colored cotton clothes in summer. Light color because it reflects heat. Cotton clothes because it has pores in it which absorb sweat and allow the sweat to evaporate faster, thereby giving cooling effect. ओके, तो वही मैंने आपको बताया कि लाइट कलर के यानी हल्के रंग के और कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉटन के कपड़ों में छिद्र होते हैं, जिससे वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण से फिर क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट, शीतलता का अनुभव हमें होगा। ओके, तो गर्मियों में हमें हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें हल्के रंग वाले सूती कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा अवशोषित नहीं करते हैं तथा सूती कपड़ों में छिद्र होते हैं,
जिसमें से पसीना स्वेट अवशोषित हो जाते हैं और वाष्पीकरण तेजी से हो जाता है। इस क्रिया में हमारी त्वचा से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ली जाती है, जिससे हमें ठंडक का अनुभव होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पर जो टेम्परेचर दिया गया है उसको आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि सेल्सियस और केल्विन स्केल को एक दूसरे में कैसे अगर कन्वर्ट करना हो, सेल्सियस टू केल्विन और केल्विन टू सेल्सियस, तो आप कैसे करें। ठीक है ना, 273 का अंतर दोनों में होता है और वही 273 को आपने या तो ऐड करना होता है या माइनस करना होता है। जब भी आपने डिग्री सेल्सियस को डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप ऐड करेंगे 273 किसमें, डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में, और वो बन जाएगा डिग्री केल्विन। क्लियर, जब भी आपको डिग्री केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन करना होगा तो डिग्री केल्विन के तापमान में से 273 को आप घटा देंगे तो वो बन जाएगा डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। समझ आया, यानी सेल्सियस स्केल का जो टेम्परेचर होगा ना वो हमेशा आपको थोड़ा कम मिले, और जो चीज कम है उसमें आप 273 ऐड करेंगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट। ओके, और केल्विन में टेम्परेचर दिया गया है तो उसमें 273 आप घटा देंगे, वो सेल्सियस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो 293 केल्विन आपका पहला है, तो मैंने क्या बोला, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 आप उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो आपने यहाँ पर क्या किया, 293 माइनस 273 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस आपका आ गया है, जो कि पहले केल्विन 293 केल्विन का मतलब क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान वह है। ओके, दूसरा है 470 केल्विन, तो 470 को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 470 माइनस 273 197 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर आ। ठीक है, इसी तरह से आप किसी भी टेम्परेचर को माइनस कर सकते हैं। ओके, चलिए करिए। सी है सपोज आपका 560 केल्विन, डी है आपका 373 केल्विन, ठीक है, ई है आपका 490 केल्विन, एफ है आपका 390 केल्विन। ठीक है, तो ये चारों को आप जल्दी से करेंगे। केल्विन में तापमान बराबर क्या होता है, सेल्सियस का तापमान, उसमें प्लस 273 ऐड कर देते हैं, तो सेल्सियस का तापमान जब भी आपको निकालना होगा तो आपको क्या करना है, केल्विन के तापमान में से माइनस कर देना है 273। ठीक है, तो आपको केल्विन का तापमान दिया गया था 293, उसमें से आपने 273 माइनस किया, 20 डिग्री सेल्सियस आ गया, और फिर 470 से आपने 273 माइनस कर दिया तो 197 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। ठीक है ना, तो ये भी आपको मैंने बता रखा है कि केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, 273 ऐड कर। ठीक है ना, तो यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें आप 273 ऐड कर देंगे, 373 डिग्री सेल्सियस है इसमें भी आप कितना ऐड कर देंगे, 273 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 25 प्लस 273 298 केल्विन टेम्परेचर हो गया। दूसरा 373 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन, तो आप क्या करेंगे, 373 प्लस 273 इज इक्वल टू 646 केल्विन। ओके, तो निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें, 25 डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री सेल्सियस, तो आपने क्या किया, 25 में 273 ऐड किया, 298 केल्विन, 373 प्लस 273 इज इक्वल टू 646 केल्विन। तो ये आपको आना चाहिए कि किस तरह से केल्विन से हम लोग डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे हैं और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में किस प्रकार कन्वर्ट किया जाता है। तो ये डिग्री सेल्सियस से केल्विन में हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे तो हमने 273 को ऐड कर दिया, वहीं इससे पहले आपने बोला कि 273 हम माइनस कर रहे हैं जब भी हम केल्विन को डिग्री सेल्सियस में आपका कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से, और कुछ प्रश्न और लिख लेंगे आप लोग। 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस और 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, इन सभी को केल्विन में आपका कन्वर्ट करना है।
चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ए, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। ओके, नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं, कपूर जिसे आप लोग कह सकते हैं, वो कुछ समय के बाद गायब हो जाती हैं बिना कोई लिक्विड या द्रव अवक्षेप छोड़े हुए। ठीक है, तो आपको ये बताना है ऐसा क्यों हुआ। ओके, तो यहाँ पर आज के सेशन में हमने चैप्टर फर्स्ट के कुछ और क्वेश्चंस पर बात की, उनके आंसर्स जाने। इन सभी को आप घर पे अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम कुछ और नए प्रश्नों के साथ आएंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।